नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। योगी जी ने जो कुछ कहा है आज हरियाणा में राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी के परिवार के बारे में, परिवार भी एक तो सम्मानजनक थोड़ा-सा एक शब्द माना जाता है, खानदान के बारे में कहा है और जो उन्होंने चर्चा की है राम और रोम की और जब राहुल गांधी अगर अपमानजनक तरीके से कहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा समारोह को के नाच गाना हो रहा था और मीडिया जो है हो हल्ला कर रहा था उसको देख करके, उस पर योगी जी ने बेहद तीखा प्रहार किया है। इस पर चर्चा करेंगे कि योगी जी ने अगर हरियाणा की भूमि से जाकर के राहुल गांधी के खानदान को लपेटा है, उस पर प्रहार किया है, इसके मायने क्या हैं? क्या हरियाणा में मतदान से कुछ दिन पहले योगी जी का ये प्रहार कोई संदेश और संकेत भी दे रहा है? और क्या इससे हम जो थोड़ा बहुत हिंदू छिटक रहा होगा, बँट रहा होगा, उसके ध्रुवीकरण का भी एक प्रयास मानें? दूसरा विषय भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, योगी आदित्यनाथ सरकार से ही रिलेटेड है। वो इस मायने में कि अभी 2 दिन पहले अफजाल अंसारी के एक बयान पर एफआईआर दर्ज हुई थी और अब समाजवादी पार्टी के एक विधायक के बयान पर एफआईआर दर्ज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रति कुछ ज़्यादा सख्त हो गए हैं योगी आदित्यनाथ एकाएक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि जिनमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी हैं, वो पहली बार तो इस तरह के भड़काऊ बयान नहीं दे रहे हैं या कहना चाहिए गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दे रहे हैं। पर अभी ये एफआईआर दर्ज क्यों हो रही हैं? क्या योगी जी कोई आने वाले भविष्य की कुछ घटनाओं, कुछ प्लानिंग की सूंघ ले रहे हैं? अभी से वो सख्ती कर देना चाहते हैं, टाइट कर देना चाहते हैं इनके स्क्रू। इसके बाद चलेंगे इज़राइल। इज़राइल ने लेबनान के बाद हिज़्बुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह के खात्मे के बाद अब यमन पर एक स्ट्राइक की है और ये बहुत बड़े संकेत हैं ईरान के लिए भी। ईरान के लोगों को भी संबोधित किया है नेतन्याहू ने और कहा है कि हम तो आपके साथ हैं, आपको लेकर के फ़िक्रमंद हैं। इन विषयों पर आज चर्चा करेंगे, तो सीधे जुड़ते हैं अनुपम मिश्रा जी के साथ और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। अनुपम जी, मैं सीधा माइक आपको दे रहा हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ, योगी के जो ये तीखे तेवर हमें देखने को मिले हैं हरियाणा में, इसके मायने क्या हैं, मतलब क्या हैं? और जब वो कहते हैं कि नाच गाना तो आपके खानदान का काम है, तो उनके निशाने पर एक्चुअल में कौन है? देखिए, योगी के बयानों के बारे में 2-3 चीज़ें जान लें। एक तो योगी अपने स्तर के नीचे कभी बयान नहीं देते हैं। योगी ने जब भी जवाब दिया या राहुल गांधी का दिया या अखिलेश यादव का दिया है। आप कभी नहीं देखेंगे कि वो आपको आईपी सिंह का जवाब दे रहे हों या फिर किसी छोटे नेता का भी जवाब दे रहे हों या फिर वो जयराम रमेश का भी जवाब दे रहे हों। उनका एकदम क्लियर है कि साहब यहाँ पे अखिलेश यादव, वहाँ राहुल गांधी, तीसरे देखिए आप उनकी क्लैरिटी इस तरह समझिए कि साहब जम्मू में 5 सभा करने गए वो। अमित शाह को भी 5 सभा मिली, योगी को भी 5 सभा मिली। उन्होंने अपनी 5 सभाएं जम्मू में कर डाली। पड़ोस में वो कश्मीर नहीं गए। मैं टाइम नहीं वेस्ट करना, मुझको बिजी आदमी हूँ, मुझे मालूम यहाँ वोट नहीं मिलना, वहां नहीं मिलना, मैं नहीं जाता कश्मीर। मैं जम्मू में जो कहना था कह के चले गया। हरियाणा में भी आपने उनको देखा। अच्छा, हुआ क्या है कि मतलब तुर्की पर तुर्की जवाब देते। अखिलेश यादव ने एक बार उनको चैलेंज किया, भड़क गए अखिलेश पे। तो हमको सिखाओगे, अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाए, तुमसे इज्जत करना सीखेंगे। फिर आपने अभी देखा अखिलेश यादव ने जब कह दिया माफिया, कह दिया मठाधीशों को, तो उन्होंने भी कह दिया समाजवादी पार्टी दरिंदे कुत्ते की दुम है। उसके बाद अखिलेश यादव शांत हो गए।
एकदम शांत हो गए, तो सबको सन्मत दे भगवान जैसी बातें करने लगे। तो अब योगी को आपने मतलब आज तक अतीक अहमद के घर वाले यही कहते हैं कि योगी ने अगर ना भड़काया होता तो शायद अतीक अहमद के खिलाफ ऐसी कार्रवाई ना हुई होती। तो माय पॉइंट इज, योगी बड़ा दो टूक जवाब देते हैं। अच्छा राहुल, एक दूसरी बात इसमें ये देखने की है कि जहां लोग एक मामूली म्यूनिसपैलिटी के नेता से लेके राहुल गांधी तक चुन चुन के मोदी को गालियां देते रहते हैं, वैसे योगी को कोई नहीं गाली, मतलब योगी का नाम ही कोई नहीं लेता। दिन रात मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, फलाना ठिकाना, लेकिन एक शख्स आपको नहीं मिलेगा जो योगी को गाली दे, क्योंकि सबको मालूम है कि साहब वहां से जिस रफ्तार से फेंकी जाएगी गेंद, उससे डबल रफ्तार से पीट के वापस की जाएगी। तो साहब योगी से कोई नहीं उलझता। राहुल गांधी इस बार योगी से नहीं उलझे थे। राहुल गांधी जब राम मंदिर की बात करते हैं तो बेसिकली तीन गलत बातें करते हैं। जब वो कहते हैं वहां अडानी अंबानी थी, पिछली बार तो कह रहे थे ऐश्वर्या राय भी थी। अच्छा देखिए ऐश्वर्या राय का क्या मामला है, जब वो अपने पदयात्रा में निकलते हैं तो ऐश्वर्या राय की बात करते हैं, ऐश्वर्या राय की नाच की बात करते हैं। जब वो अपनी जनसभाओं में जाते थे चुनाव में तो ऐश्वर्या राय की नाच की बात करते थे। क्या बोलते हैं साहब, कैसी बातें करते हैं आप मतलब आपका कभी इस परिवार से इतना अच्छा संबंध हुआ करता था, और मतलब आपकी माँ वगैरह वहां पे लाके शादी वादी कराएगी, सब किया गया। तो ऐसे में अगर आपका बच्चन फैमिली से कोई बिगाड़ हो भी गया है तो कर लीजिए, जो अमिताभ बच्चन का जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लीजिए। उनके घर की बहू को बार बार इस तरह मतलब मेरी एकदम समझ के बाहर है ये किस तरह की मोहब्बत की दुकान है जहां पे बहू बेटियां भी नहीं छोड़ी जा रही। ऐश्वर्या राय तो राजनीति में नहीं है ना, उसको क्यों लपेट रहे हैं आप बार बार। तो बहरहाल, तो एक तो ये गलत। दूसरे उन्होंने कहा अडानी अंबानी वहां सब पहुंचे हुए थे, तो अडानी अंबानी, ये अडानी तो नहीं पहुंचे थे, सबको मालूम है। ऐश्वर्या राय भी नहीं पहुंची थी, अंबानी पहुंचे जरूर थे। वो पर पहुंचे थे 2 करोड़ 51 लाख रुपया लेके पहुंचे थे। 2.5 करोड़ का उन्होंने दान दिया था और 33 किलोग्राम सोना चढ़ाया था भगवान को। तो साहब ये करने गए थे, वो आपकी तरह पैसा कमाने नहीं गए थे, नंबर 2। नंबर 3, जब आप कहते हैं कि वहां पे कोई गरीब आदमी कोई मजदूर नहीं घुस सकता, अरे भैया मजदूर जो वहां पे लगे थे उनके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्प वर्षा की थी। आपको याद होगा काशी विश्वनाथ में भी उन्होंने ऐसा किया था। तो आपको याद होगा यहाँ पे मेले में, इलाहाबाद में मेले में अर्धकुंभ में उन्होंने उनके पैर धोए थे और पैर पोछे थे। तो आप क्या बात कर रहे हैं यार, एकदम सिरे से झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इसमें वो सीमा का अतिक्रमण कर गए जहां पे ओंकार जी, झूठ बोलना तो उनका एक नेचर हो गया, हर बार झूठ बोलते हैं। पर सीमा का अतिक्रमण तब हो गया जब उन्होंने कहा कि राम मंदिर में नाच गाना चल रहा है। तो भैया तुम सफाई का वीडियो देख के बता रहे हो क्या? या तो ये सफाई का वीडियो देखते हैं, उसको सवेरे उनको उनको याद रहता है राम मंदिर है, तो ये सफाई नहीं था, ये अयोध्या था, राम मंदिर में ऐसा कोई नाच गाना नहीं था, पहली बात। अब ये योगी को ये बात बुरी लग गई, जाहिर सी बात है, वो इतना तमतमाया उनका जवाब, जबकि उनका नाम भी था। उन्होंने राहुल गांधी को बुरी तरह ब्लास्ट किया और राम राज्य और रोम राज्य का अंतर बताया, और 370 कश्मीर सब में बहाने लपेटा। लेकिन अंत में वो कहते हैं कि यार नाच गाना तो तुम्हारा खानदानी पेशा रहा है। अब हम भी जानते हैं कि साहब हमने ना इंदिरा जी को नाचते देखा, ना जवाहरलाल नेहरू को नाचते देखा, ना राहुल गांधी को नाचते देखा, ना राजीव गांधी को नाचते देखा। तो योगी किस पे निशाना लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन एक बात फिर से साबित हो गई कि साहब योगी के सामने पड़ना खतरे से खाली नहीं है। ओंकार जी, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी आपने कहा था कि जब निर्णायक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अखिलेश यादव के खिलाफ तो उसके बाद अखिलेश शांत हो गए, तो क्या राहुल गांधी भी शांत हो जाएंगे इस खानदान वाले बयान के बाद, या अभी और सुनने की उनकी इच्छा रहेगी? राहुल गांधी दो बार कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। एक बार मुकदमे में सजा हो चुकी है उनको गलत बोलने के लिए, चौथा मुकदमा उन पे चल रहा है। जब वो अब नहीं शांत हुए तब क्या शांत हो गए? राहुल गांधी सब इज्जत बेइज्जती से परे उठ चुके हैं एकदम, मतलब वो इससे एकदम बियॉन्ड जा चुके हैं। राहुल गांधी ने पता नहीं योगी का बयान सुना भी होगा कि नहीं सुना होगा। राहुल गांधी को उनकी इर्द गिर्द कोठरी है, वो सदी हुई बातें बताती है, सदी हुई बातें कहलाती है। तो अभी वो जाके अमेरिका में कह आया कि सरदारों को पगड़ी बांधने की इजाजत नहीं है, यहाँ बैठ के कह रहे हैं राम मंदिर में नाच गाना हो रहा है। तो साहब वो आप क्या कह रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? ठीक है भाई, अपना अपना मुकद्दर है, उसके बाद भी 4 आदमी आपके पीछे खड़ा हुआ है, पर इसका कोई बेसिर, एकदम बेसिर पैर की बात है साहब। योगी को अगर हरियाणा में मैदान में उतारा गया है तो इसका एक मतलब भी है साहब। तो इसमें कुछ आप देख रहे हैं कि अगले 3-4 दिन में कुछ बदलाव हो सकते हैं क्या जमीन पर? हालांकि लोग तो जब मन बना लेते हैं तो उसमें
आखिरी समय पर बदलाव करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम और आप तो उत्तर प्रदेश के हैं, जहां एक दिन पहले भी फिजा बदलती हुई हमने देखी है, एक रात पहले भी फिजा बदलती हुई देखी है बहुत सारे चुनाव में। देखिए, हरियाणा का चुनाव कुछ इस तरह का है, इसमें इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि वहां 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हारी है, आप हावी है। आपने लोकसभा में भी इस चीज को देखा। और दिक्कत सिर्फ एक आ रही, दिक्कत ये आ रही कि साहब, कांग्रेस अपनी जीत को लेके इस कदर सुनिश्चित हो चुकी है, इस कदर घमंड में आ चुकी है कि आप देखते हैं कि हुड्डा से लेके, शैलजा से लेके, सुरजेवाला से लेके तीनों अपने आप में मुख्यमंत्री बन गए और आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो कभी किसी शो में शैलजा नहीं आती, तो कभी शो में सुरजेवाला नहीं आते, हुड्डा साहब अलग अपने बयान दे रहे हैं, विधायक सब वहां कोटा बांट रहे हैं कि साहब हमको 2 लाख नौकरी का, 3 लाख नौकरी का वादा हो गया है और मेरे हिस्से में 2000 नौकरी आई है, कोई कह रहा है मेरे हिस्से में 5000 नौकरी आई है। तो वो कह रहे हैं हमको व्हाट्सएप पे अपना रोल नंबर लिख के भेजना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इस सब के ऊपर राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, सारी जातियों को देख के सिलेक्शन होगा नौकरी का। अरे भैया, कोई मेरिट की बात भी करेगा, कोई एग्जाम की बात भी करेगा कि जाति देख के और व्हाट्सएप पे सिलेक्शन होगा? क्या बेहूदी बातें हो रही, मेरी समझ के बाहर है। दूसरे वहां पे ये कह रहा है कि वो, कोई कह रहा है कि साहब वो स्मार्ट मीटर जो लगे उखाड़ के फेंक देंगे और आपको बिजली चोरी करना आसान हो जाएगा। तो कोई कह रहा है हम बिजली फ्री कर देंगे। तो विचित्र विचित्र वहां पे वादे हो रहे हैं। जो वादे अभी हिमाचल प्रदेश में जुटलाए गए, वही वादे फिर से हो रहे हैं हरियाणा में। तो वहां पे साहब वोटिंग पैटर्न अलग है, वोट अलग तरह से, एक जाट और गैर जाट का भी एक ध्रुवीकरण देखने में आ रहा है। लेकिन कांग्रेस को देखना होगा कि अति आत्मविश्वास का शिकार होकर उसका उसका हाल छत्तीसगढ़ जैसा ना हो जाए। यहाँ छत्तीसगढ़ वो मान के चले साहब हम तो जीत ही गए, वहां भी साहब वो बस शपथ लेने की तैयारी करे बैठे हुए थे और वहां पे देख लिया आपने क्या हाल हुआ। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के सवाल है, और उधर मैंने बसपा को भी देखा है, सब एक छोटी छोटी मीटिंगें कर रहे हैं, छोटी छोटी एकदम एकदम माइक्रो लेवल पे जाके बात कर रहे हैं लोगों से। एक तो जहां सब बड़े बड़े नेताओं का, मोदी का, अमित शाह का, योगी का, इन लोग का दौरा चल रहा है, तूफानी दौरे चल रहे हैं, इन लोग अपनी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक छोटी छोटी एकदम ब्लॉक लेवल पे, मोहल्ले लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे मीटिंग भी चल रही है। तो ऐसे में अगर हरियाणा में कोई चौंकाने वाली बात हो जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी होगा। चलिए साहब, योगी की बात हो रही है तो योगी के प्रदेश की भी बात कर ली जाए। अफजाल अंसारी ने अभी एक बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था कि साहब जो मठ हैं, जो मंदिर हैं, इन सब में जो है भका भक गांजा पीते हैं साधु संत मठाधीश, और एक मालगाड़ी जो है वो कुंभ में गांजा भर करके भेजी जाए, यानी आपकी नगरी भेजी जाए प्रयागराज। कुंभ से पहले वो चाहते हैं कि एक मालगाड़ी पूरी गांजे की भर के वहां पर भेज दी जाए। तो जाहिर है इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, 353(3) के तहत, बीएनएस के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। और एक और मामला साहब जिसमें ये महबूब अली हैं, इन्होंने तो कह दिया खुलेआम के मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, हम बहुत जल्दी हिंदुओं को सबक सिखाने वाले हैं। ये समाजवादी पार्टी वालों के कुछ दिमाग हिल गए हैं क्या जब से ये 37 सीटें आई हैं, या कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं? दूसरे मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ कुछ छिटपुट तो हम पहले भी सुनते थे, समाजवादी पार्टी के माफिया किस्म के लोग, दूसरे लोग बदजुबानी करते हुए, गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए, इनके लीडर ही देते रहते हैं, अखिलेश बाबू तो ये भी दे रहे हैं, या इधर कुछ ज़्यादा तीव्रता बढ़ी है इस तरह के बयानों की, और एफआईआर अगर लॉन्च हो रही हैं तो इसका हम क्या मतलब निकालें? योगी आदित्यनाथ बहुत सख्ती के मूड में हैं क्या? देखिए, पहली बात तो ये कि जब कोई टॉप का नेता बयान देता है तो उसके बाद जितने उसके फॉलोअर्स हैं उसी रो में बयान देने लगते हैं। जब सोनिया गांधी ने सबसे पहले ये मौत का सौदागर और ये सब बातें शुरू की तो उसके बाद आपने देखा नीच, चाय वाला, दलित, सब सब बयान शुरू हो गए। तो जब अखिलेश यादव इस तरह के बयान देते हैं तो जाहिर सी बात है उनके पार्टी वाले भी देने लगते हैं। जहां तक अफजाल अंसारी के बयान का सवाल है, ये देखिए जो बात मैं आपसे कह रहा था कि योगी कभी अखिलेश के नीचे किसी को जवाब देते ही नहीं। उन्होंने क्या किया, अखिलेश अफजाल अंसारी के खिलाफ एफआईआर लिखवा दी और आज उन्होंने ये जो सपा विधायक है महबूब अली, उनके खिलाफ भी एफआईआर लिखवा दी। देखिए, एफआईआर को पहले आप समझें, ये मामूली चीज नहीं है। एक है पहली बात, जो भारतीय न्याय संहिता जो की आई है आईपीसी की जरिए, तो उसमें एक है धारा है 353। 353 कहती है कि जब आप मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत सूचना फैलाते हैं
तो वो 353 धारा लगती है, 5 साल की सजा है। 353 की एक उपधारा है 3, 353 3, वो कहता है कि जब आप मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि गलत सूचनाएं फैलाते हैं किसी धर्म के संबंध में, किसी धार्मिक प्लेस के संबंध में, धार्मिक लोगों के बारे में, तब 353 लगती है, 353 3 लगती है। तो 353 3 इन पे ठोक दी गई है अफजाल अंसारी पे, और अब इनके ऊपर भी हो गया है महबूब अली पे। महबूब अली इसमें के। हाँ, इसमें जो देखने वाली बात है ओमकार सर, वो ये है कि आमतौर पे पुलिस यही कहती नहीं थी साहब हमको कोई शिकायत नहीं मिली, हम तो एफआईआर करने के लिए बैठे हैं, कोई लिखाने आया ही नहीं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ऐसा होता है कि पुलिस स्वतः संज्ञान लेती है, सेल्फ कॉग्निजेंस लेती है। हालांकि इस पर कोई रोक नहीं है, उसे लेना भी चाहिए, करना भी चाहिए, पर पुलिस करती नहीं है। पर अफजाल अंसारी और महबूब अली दोनों ही मामलों में पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया है, किसी ने एफआईआर नहीं दिखाई है, पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ये बड़ी बात है, इसको समझ लें आप, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो अफजाल अंसारी अपनी हैसियत से उठ के बोल रहे हैं, तो पहले भी साहब उनका तो वो तो पहले उनको अयोग्य ठहराया जा चुका है, उनको तो सजा हो चुकी है, हाईकोर्ट से सजा, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ पाए हुए हैं, इसलिए सांसद बने बैठे हैं। अरे मुकदमा और ठुक गया, ऊपर से एमपी एमएलए कोर्ट में इन लोगों के मुकदमे चलते हैं, साल भर में फैसला हो जाता है। लेकिन यही है कि अखिलेश यादव बोल रहे हैं तो फिर ठीक है साहब, हम भी बोलेंगे, बोलते जा रहे हैं। दूसरी बात, अब आप आते हैं महबूब अली के बयान पे। महबूब अली के बयान को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। महबूब अली अमरोहा से 5वीं बार के विधायक है, 5 बार से उनको कोई नहीं हरा पा रहा। इसका कारण समझ लीजिए, अमरोहा में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 72 से 74% है, 70% क्रॉस कर चुकी है। ये उसी तरह है जैसे आपने नगीना में देखा 70% पहुंच गई और चंद्रशेखर रावत जी थे। तो अब महबूब अली ने जो किया, उनके एफआईआर हो गई, सब अपनी जगह है। लेकिन ये बात सोचे, महबूब अली जो बात कह रहे हैं वो सही है। वो बदरुद्दीन अजमल की सीट से लेके महबूब अली की सीट तक ऐसी हमारी ढेर सारी लोकसभा सीटें और विधानसभा सीटें तैयार हो गई हैं जहां पे मुस्लिम बहुमत इतना ज्यादा हो गया है कि आप इनको हरा ही नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी के वोट से जीत जाएंगे। महबूब अली का बयान हिमाकत है, महबूब अली का बयान दुस्साहस है। महबूब अली के बयान को फिर भी सीरियसली लेने की जरूरत है, क्योंकि महबूब अली का बयान हकीकत भी है, सच भी है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि साहब मुझे समझ में नहीं आता, महबूब अली ये कहते हैं कि साहब हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई कि हम तुमको देख लेंगे। उसके बाद वो तौकीर रजा ये कहते हैं कि हमारी जनसंख्या इतनी है कि उसका 1% भी जमीन पे उतरा है तो मोदी भागे भागे फिरेंगे। तो वो अकबर ओवैसी कहते हैं 15 मिनट ले पुलिस हटा लो तो हम तुम लोग को देख लेंगे। तो फिर कोई कहता है हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। तो फिर वो वारिस पठान कहते हैं हम किसी के बाप से नहीं डरते हैं। तो सवाल ये है कि इस तरह के बयान जब आप लोग लगातार दे रहे हैं और बाद में जब आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को डरा रही है, तो मुझे हंसी आती। अरे डरा तो मियां तुम रहे हो ना, तुम्हारी बातों से डर पैदा हो रहा है। तो ये बात समझे, 60-65 साल से आपने जो राजनीति की, जो मुस्लिम वोट बैंक बना के, जिस तरह के बयानबाजी करके, जिस तरह की हरकतें करके, जिस तरह के प्रदर्शन करके आपने राजनीति की, उसी के जवाब में सामने एक हिंदू वोट बैंक बना बैठा हुआ है और अब आप बौखला रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए साहब सीधे चलते हैं इजराइल। इजराइल क्या करके मानेगा साहब, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। एक चर्चा तो ये भी चल निकली है कि इस्लामिक आतंकवाद का खात्मा अगर कोई कर सकता है इस दुनिया में, करेगा कि नहीं, लेकिन शुरुआत तो कर ही दी है और उसका नाम बेंजामिन नेतान्याहू है। अभी नसरुल्लाह का खात्मा किया है, उनके कुछ कमांडरों को निपटाया है। आज सूचना आई है कि हमास में जो लेबनान का चीफ था, यानी लेबनान डेस्क अलग बना रखी थी हमास ने, उसका जो कमांडर था उसको भी निपटा दिया है। और इससे भी बड़ी खबर ये आ रही है कि इजराइल से करीब 2600 किलोमीटर दूर यमन में कुछ बिजली संयंत्रों को, कुछ ईंधन के संयंत्रों को, कुछ लॉजिस्टिक को निशाना बनाया गया है। उसके कुछ चित्र भी आए हैं, मैं जरा वो दर्शकों को साझा भी कर दूं ताकि जो कह रहा हूं वो लोगों की समझ में आ जाए कि ये कितना बड़ा हमला था इजराइल की तरफ से। ये वो अटैक है, ये हूतियों पर अटैक किया गया है, उनके ठिकानों पर अटैक किए गए हैं। कुछ ईंधन के प्लांट थे, कुछ बिजली संयंत्र थे।
तो मेरा स्पेसिफिकली ये सवाल है अनुपम जी। एक तो ये कि जो ये इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करने का अगर बीड़ा कोई उठा सकता है तो बेंजामिन ये नेतानियाहू हो सकते हैं। उन्होंने शुरू कर दिया है, मतलब बाकी तो और कितने लोग आते हैं नहीं आते हैं, और ये क्या रूप और स्वरूप लेगा और इसके कितने खतरनाक हमें नतीजे देखने को मिलेंगे पूरी दुनिया में, और क्या तीसरा विश्व युद्ध इससे शुरू हो सकता है, उसके बहुत सारे मतलब हम प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन ईरान जो एक तरीके से इन सब आतंकवादियों की मां है, जो इनको दूध पिला रही है, उस ईरान की तो इजराइल से दूरी हार्डली 1,500 किलोमीटर ही है। 1500-1600 किलोमीटर की दूरी पर उसके तेल के भंडार भी हैं, दूसरे रणनीतिक ठिकाने भी हैं। वो अगर 2600 किलोमीटर यमन में बड़ी कार्रवाई कर सकता है तो वो ईरान पर भी बम्बार्डमेंट कर सकता है। और आज ये भी सूचना मिली है कि नेतान्याहू ने ईरान की जनता के नाम एक संदेश भी जारी किया है कि हम तो आपके साथ हैं। देखिए, नेतन्याहू ने लेबनान पे भी हमला करने से पहले संदेश जारी किया था। उन्होंने कहा था हम यहाँ सिर्फ हिजबुल्लाह के लिए आए हैं। उन्होंने हमास के लिए भी गाजा पट्टी में भी संदेश जारी किया था कि सिर्फ हमास के लिए आए हैं। पहली बात समझे, इसराइल आज आप बहुत दिनों से गाजा पट्टी की बात नहीं सुन रहे। कारण ये कि गाजा पट्टी में राफा बचा तो उस पर कब्जा हो गया। गाजा पट्टी पे इसराइल का कब्जा पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है। पूरे गाजा पट्टी में उनका कब्जा हो चुका है। वो घर घर तलाशी चल रही है और हमास के जो आतंकी है ढूंढे जा रहे हैं। तो एक बार उन्होंने गाजा पट्टी में हमास को निपटा दिया, तो अब उन्होंने अपना अगला रुख किया। उन्होंने साहब लेबनान में हिजबुल्ला को निपटाना है। गाजा, अच्छा, हमास तो एक सुन्नी आतंकवादी संगठन था। हिजबुल्ला जो है वो एक शिया आतंकवादी संगठन है और ये पूरी की पूरी तरह ईरान की से द्वारा पोषित है। इनको पैसे भी मिलते हैं, हथियार भी मिलते हैं और तो लॉजिस्टिकल ट्रेनिंग भी मिलती है। यहाँ तक कि जब हिजबुल्ला के पेजर फटे, जो पेजर ब्लास्ट हुआ, तो इसमें ईरान का जो वहां पे राजदूत था लेबनान में, उसकी दोनों आंखें चली गई। तो सवाल ये कि साहब हिजबुल्ला का पेजर ईरान के राजदूत के पास था क्यों? वो तो खुलेआम उनको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। हिजबुल्ला के जो चीफ है वो खामनेई, जो ईरान के सर्वोच्च नेता है, उनके बड़े खास बताए जाते हैं। रोज उनकी फोटोग्राफ छपती है उनके साथ। हमास के मुखिया भी बड़े खास बताए जाते थे, हाँ नहीं हाँ, लेकिन आपने देखा उनको ईरान में घुस के मार दिया इसराइल ने, उनको निपटा दिया और अब इनको भी खत्म कर दिया। तो साहब बात यह है कि गाजा में हमास को निपटाने के बाद आप लेबनान में हिजबुल्ला को निपटा दिए और उसके बाद आप यमन चले आए हूती को मारने के लिए। हूती भी जो हैं ये शिया मिलिटेंट्स हैं, ये शिया मिलिटेंट्स हैं और इनको भी ईरान का सपोर्ट है। तकरीबन 3 साल तक सऊदी अरब ने इनके धुआंधार बमबारी की, लेकिन वो हूती रिबल्स को हरा नहीं पाए। सऊदी अरब जब भी आते थे, उनके जो जिसे कहते हैं एयरफोर्स है, बहुत वेल ट्रेन उतनी नहीं थी और ज्यादातर वो मदरसों पे बम गिरा दी थी। वहां बच्चे मारे जाते थे, औरतें मारे, बहुत लोग मारे गए, लेकिन आप शिया हूती रिबल्स को कमजोर नहीं कर पाए। और क्योंकि हूती रिबल्स को लगातार बगल से ईरान का सपोर्ट भी आता रहा है। तो साहब ये हो गया कि हमास हो गया, हिजबुल्ला हो गया और हूती की बारी है। और अगर इसका आपको सबसे मजेदार देखें, एक दो चीजें इस पे देखें, लेकिन जो दुनिया, जो जो लोग इसको रोकना चाहते हैं, जो आतंक को बना के रखना चाहते हैं, और मैं बात कर रहा हूं लिबरल सेकुलर की, जो इनको कवर फायर देते हैं, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू भ्रष्ट है और उनको लगता है युद्ध रुक जाएगा तो उनको भ्रष्टाचार में सजा हो जाएगी, तो इसलिए वो युद्ध रोकना ही नहीं चाह रहे। हकीकत ये है कि साहब हमास ने अभी इसराइल में नवंबर में जिस तरह की हरकतें की थी, उनके 250 लोगों को उठा ले गए थे, लड़कियां औरतें उठा ले गए थे, बच्चे उठा ले गए, तो वो उनको ठीक करना जरूरी था। हिजबुल, अच्छा, हमास तो इस तरफ है, मेडिटेरियन सी की तरफ। जो नॉर्थ इसराइल है, वो उधर की तरफ अगर आप नक्शा देखेंगे तो लेबनान है। तो लेबनान से लगातार ये हिजबुल्ला जो है रॉकेट्स फेंक रहा था। तो तकरीबन 50,000 यहूदियों को नॉर्थ इसराइल छोड़ के सुरक्षित जगहों पे जाना पड़ा था। तो उनको भी सबक देना सही था। अब हूती ने भी इस बार मिसाइल मार दी, उन्होंने हूती पे भी अटैक कर दिया। तो सवाल ये कि हमास निपट गया, हिजबुल्ला निपट गया और हूती की बारी है। और इसका सबसे मजेदार पहलू आपको ओमकार सर देखना है तो आप वहां पाकिस्तान में देखें। पाकिस्तान में नसरुल्ला के की मौत को लेकर मातम मनाया जा रहा था और भयानक प्रदर्शन हो रहा था, और पाकिस्तान की पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। बात को समझने की कोशिश कीजिए। लखनऊ में 10,000 आदमी निकला, कश्मीर में आदमी निकला, पूरे भारत में नसरुल्ला की मौत का जगह जगह मातम हुआ, पर एक भी जगह लाठीचार्ज नहीं हुआ। पाकिस्तान में लाठीचार्ज क्यों हुआ? पाकिस्तान में लाठीचार्ज इसलिए हुआ
क्योंकि पाकिस्तान को समझ में आया कि यार ये नेतन्याहू एक एक करके आतंक के सारे अड्डे निपटा रहे हैं, तो कम से कम हम लाठी चार्ज करके नेतन्याहू को बता दें, भैया हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे ऊपर मत बरस पड़ना। जब हम छोटे थे तो हमारे घर के आंगन में एक बहुत बड़ा पेड़ था, नीम का। अब वो हर 1.5-2 साल में उसकी टहनियाँ, उसके तने इतने बढ़ जाते थे कि वो हर तरफ से लटक जाते थे। तो बचपन में एक शब्द हम सुनते थे कि पेड़ को झंगवाना। तो वो बकरी वाले या कुछ दूसरे वो आते थे और वो सबसे पहले टहनियों को काटना शुरू करते थे। फिर जो दूसरे तने होते थे उनको काटते थे और बाद में पेड़ के नाम पर जो है वो ठुंट बचता था। तो ये ईरान को ठुंड करने की तैयारी तो नहीं हो रही है इजराइल की तरफ से? नहीं, देखिए, हिजबुल्ला चला जाए, हूती चले जाएं, हमास चला जाए, इसराइल उससे छूट नहीं हो रहा है। इसराइल तो जड़ है ना साहब, आप समझे। इसराइल के पास तेल का पैसा है, उसका दुनिया भर के प्रतिबंध उस पर लगे हैं, पर उसका 90% तेल जो है चीन खरीदता है। चीन उन प्रतिबंधों को मानता नहीं है। हालांकि इसराइल कह रहे, सॉरी मैं गलती कह रहा हूँ, ईरान की बात कर रहा हूँ। ईरान जो है वो इन सारे आतंक की जड़ है, वो आतंक का केंद्र है। एक जमाने में जॉर्ज बुश ने इसको आतंक की धुरी बताया था। तो साहब उनके पास जो तेल है उस पर दुनिया भर के प्रतिबंध है, लेकिन 90% तेल उनका चीन खरीद लेता है और सस्ते दर पे खरीद लेता है। कुछ समय तक तो भारत ने भी खरीदा, लेकिन भारत बाद में दबाव में आके उन्होंने तेल खरीदना बंद कर दिया। तो 90% तेल उनका चला जाता है चाइना में, और जो 10% उनका तेल बचता है वो उनका बॉर्डर स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान में चला जाता है। पाकिस्तान भी एकदम भिकमंगा हो रखा है, तो उसको सस्ता तेल स्मगलिंग में मिल जाता है, वो ले लेता है। हकीकत ये स्मगलिंग तो पूरी पाकिस्तानी आर्मी ही कराती है। और पाकिस्तानी आर्मी का भी है, जो ईरान से स्मगलिंग का तेल लाती है वो पाकिस्तानी सरकार को नहीं देखती है, क्योंकि वहां पे खबर आई कि उनके टैंक चलने बंद हो गए, उनके पास पेट्रोल नहीं बचा। तो वो जो थोड़ा मोड़ा स्मगलिंग का तेल लाते हैं उससे अपना टैंक चलाते हैं। लेकिन ईरान के पास पैसे हैं, ईरान के पास पैसे ही नहीं है। आप एक बात जान लें कि पूरे 57 इस्लामिक मुल्कों में ईरान इकलौता देश है जिसके पास साइंटिस्ट हैं और इंजीनियर हैं, जिसके पास साइंटिस्ट हैं और इंजीनियर्स हैं, बढ़िया, उनके पास टेक्नोलॉजी है। और ये शिया मुल्क है, तो आप वहां पे वो बहुत सस्ते रॉकेट्स भी बनाते हैं। और वो सस्ते रॉकेट इस समय बना के आप सोचिए इतनी मात्रा में बना रहे हैं ओंकार सर, कि वो रॉकेट वो हमास को भी देते हैं, हिजबुल्ला को भी देते हैं, हूती को भी देते हैं, खुद भी फेंकते हैं, और रूस को भी बेच रहे हैं बड़ी मात्रा में। तो उनकी इकोनॉमी अभी कमजोर होते हुए भी चल रही है किसी तरह आराम से। तो ऐसा नहीं कि हमास के और हिजबुल्ला के और हूती के जाने से ईरान पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। ईरान पे तभी फर्क पड़ेगा जब ईरान को सीधे हैंडल किया जाएगा। देयर इज अ हिस्ट्री, पिछले 50 साल में आप देख लें, ईरान के अंदर न्यूक्लियर साइंटिस्ट की लगातार मोसाद असैसिनेशन, हत्या करता रहा है। और इनके अंदर घुस घुस के आपने देखा, अभी हानिया को मार दिया, हमास के चीफ को मार दिया। इसराइल ईरान की आदत है हर बार बढ़ चढ़ के बोलना, क्योंकि भाई वहां पे एक रिलीजियस सिस्टम है, तो हर बात पे कहते हैं इसराइल से बदला लेंगे, खून से खून, खून का बदला खून लेंगे। लेकिन हमारे जो नए राष्ट्रपति आए ईरान के, आपने इनको यूनाइटेड नेशन में सुना, ये कह रहे हैं हम कोई बदला अदला भी नहीं लेना चाहते, हम सिर्फ युद्ध रोकना चाहते हैं। इनकी हालत खराब है, क्योंकि इसके पहले जो राष्ट्रपति थे, वो जो रईसी, इब्राहिम रईसी, जो कि अजरबैजान की सीमा में हेलीकॉप्टर उसमें क्रैश में मारे गए थे। अब ये पता चल रहा है कि उनके पास भी पेजर था। वो पता उस समय इसलिए नहीं चला, पता उस समय इसलिए नहीं चला कि जब हेलीकॉप्टर उड़ गया पूरा, तो फिर पेजर भी उसमें उड़ गया, पता ही नहीं चला साहब। तो वो भी पेजर ब्लास्ट के पहले शिकार थे। तो आप इसमें देखें कि इस समय जो ईरान के राष्ट्रपति है, जो वहां पे खामनेई उनके सर्वोच्च नेता, जो खुमैनी जगह है, आप सोचिए वो अपना अड्डा छोड़ के गुमनाम जगह भाग गए। ईरान का जो सर्वोच्च ईरान का जो सर्वोच्च धार्मिक नेता खामनेई है, वो अपना अड्डा छोड़ के गुप्त जगह पे भाग गए। आप जिसको ये शेर आया करते थे, नजरुल्ला नसरुल्ला, उसकी हालत देखिए, उसकी लाश मिली है तो उसकी लाश पे एक चिंदी बराबर भी घाव नहीं मिला है। पता ये चला है कि वो बम से नहीं रहा, बम के धमाके से उसका हार्ट फेल हो गया, इतना बड़ा शेर था वो। हाँ, और ये ईरान के नेता आपको बता ही रहे भाग गया। ईरान के राष्ट्रपति भी चिंतित हैं कि साहब ये तो कभी भी किसी को कहीं पे भी मार सकते हैं। भारत में पाकिस्तान का मैंने आपको हाल बताया कि क्या हाल है, कि साहब वो तो प्रदर्शनकारियों पे डंडे बरसा रहे, जो भारत में नहीं हुआ, कहीं पे नहीं हुआ, क्योंकि उनको लग रहा है कि साहब अगला निशाना हम ना बन जाए। और जहां तक इनका भारत के लोगों का सवाल है, तो आप देख ले, राणा अयूब देख ले, आरपा खानम शेरवानी देख ले, जुबैर देख ले, साइमा देख ले, स्वरा भास्कर देख ले, सब के सब पहले पेजर ब्लास्ट पे साइलेंट थे और सब के सब अब नसरुल्ला पे साइलेंट है। सबको घबराहट है कि साहब इसराइल के निशाने पे आना ठीक नहीं है।
तो कुल मिला के इजराइल की पहले से एक दहशत थी, नेतन्याहू के इस जो पिछले वो कुछ दिनों से कर रहे हैं, आप मान के चले कि इस समय उनसे उनसे कोई भी उलझना नहीं चाहता। योगी आदित्यनाथ जिस तरह आपको देश के लेवल पे उनसे कोई नहीं उलझना चाहता, नेतन्याहू से कोई विदेश के लेवल मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नहीं उलझना चाहता। और नेतन्याहू ने तो एक काम और कर दिया साहब, वहां पे अमेरिका और फ्रांस ने घोषणा कर दी यूनाइटेड नेशन में कि हमने नेतन्याहू को सीज फायर के लिए मना लिया है। तो उन्होंने कहा क्या बकवास है, हम कोई सीज फायर नहीं करने जा रहे। और जो उन्होंने वो काम किया जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में देखा नहीं जाता, उन्होंने न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, यूनाइटेड नेशंस में बैठ के अपने होटल के कमरे से आदेश दिया इजराइल की एयरफोर्स को कि लेबनान पे हमला करो और नसरुल्लाह को मार डालो। तो साहब ये तो कभी देखा ही नहीं गया कि आप अमेरिका कह रहा है सीज फायर होगा, वो अमेरिका से बैठ के फोन करा और कहा कि नसरुल्लाह को मार दो, और उसके बाद अपनी फोन करते हुए फोटो भी वायरल कर दिया। तो साहब बात तो उनका अपना अंदाज तो एक अलग है ही साहब, क्या कहा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, जुड़ने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए, कई नमस्कार मुद्दों सर। पर चर्चा करने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।